हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एचटेट और सीटेट के लिए सीडीपी यानी कि बाल विकास की क्लासेस मैंने शुरू करी हुई है, जिसमें जो टॉपिक आपका चला हुआ है वो है बुद्धि इंटेलिजेंस, जिसमें जो फैक्चुअल चीजें मैं आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुकी हूँ और आज से मैं आपके लिए सिद्धांतों को यहाँ पर शुरू कर रही हूँ। तो हम आज 4 थ्योरीज को यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। कई बार आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो जो 4 थ्योरीज मैं आपके लिए कवर करूंगी वो आपकी रहेगी यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, इसके अलावा मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग थ्योरीज है वो भी आपके यहाँ पर मैं कवर कर दूंगी। तो आगे आने वाली जो 2 से 3 क्लास रहेगी उसमें आपको ये कंप्लीट थ्योरीज में आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगी। इसके अलावा इनके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं साथ के साथ तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, या फिर क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट जो है अलग से बना रखी है प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें मैंने टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज यहाँ पर करवा रखे हैं, तो वो इस वीडियो के एंड में भी आपको स्क्रीन पर वो जो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपने जो है प्रैक्टिस सेशन भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत हम बुद्धि के अंदर पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एकल कारक सिद्धांत। यूनि का मतलब ही क्या होता है? एक होता है। यूनि का मतलब ही एक होता है, ठीक है। इसके अलावा इसको सिंगल और मोनो और वन फैक्टर थ्योरी भी यहाँ पर बोलते हैं। तो हर चीज मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए लिख दी है, आपको इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स लेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। ओके, इस थ्योरी को एल्फ्रेड बिनी के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? एल्फ्रेड बिनी। और नाम अगर आपको अच्छे से याद हो तो एल्फ्रेड बिनी के द्वारा ही जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है उसको भी दिया गया था 1905 में। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए कि जो पहला बुद्धि परीक्षण है वो भी अल्फ्रेड बिनी ने अपने जो फ्रेंड है, अपने जो कलीग है थियोडोर साइमन, उनके साथ मिलकर के यहाँ पर पहला बुद्धि परीक्षण दिया था। तो जो अल्फ्रेड बिनी है इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण के जनक किनको बोला जाता है? बुद्धि परीक्षण के जनक बोला जाता है एल्फ्रेड बिनी को। तो नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए है। और पहला जो सिद्धांत है बुद्धि का वो भी इनके द्वारा ही दिया गया था। अब इसको सिंगल, मोनो और वन फैक्टर बोलते हैं। सबका मतलब एक ही है कि हम कितने कारकों की बात करते हैं बुद्धि के अंदर? एक कारक की। और वो एक कारक है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? इसको इन्होंने नाम दिया है जी फैक्टर, ठीक है। इस जी का मतलब है जनरल फैक्टर। क्या मतलब है? जी का मतलब जनरल। और जनरल का मतलब आपको पता है क्या होता है भाई? जनरल का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। जीई जनरल का मतलब क्या होता है? सामान्य। तो इन्होंने बात करी है कि हमारी जो बुद्धि होती है ना उसमें एक कारक होता है जो कि जनरल फैक्टर होता है, सामान्य कारक होता है, और वो सभी इंडिविजुअल के अंदर ये जो है पाया जाता है। इन्होंने ऐसी बात कही, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है? एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। बेसिकली इसके बारे में इन्होंने कहा कि अगर किसी भी कोई भी इंसान है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो किसी एक फील्ड में अच्छा है तो वो हर फील्ड में ही अच्छा होगा, ठीक है। तो जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है, उसके लिए ये जी फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है जो हर इंडिविजुअल के अंदर होता है। अगर किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता है तो उसको साइंस पढ़ना भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि ये जी फैक्टर ही सब चीज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इनका यहाँ पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहने का मतलब क्या था, जिसकी वजह से इनकी आलोचना भी हुई, इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को मैथ पढ़ना अच्छा लगता हो तो उसको हिस्ट्री या उसको जो है ज्योग्राफी पढ़ना भी अच्छा लगता होगा। बट अकॉर्डिंग टू हिम एक जी फैक्टर हमारी इंटेलिजेंस के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम किसी अगर एक फील्ड में अच्छे हैं तो हम हर फील्ड में अच्छे होंगे। ऐसा कहना था एल्फ्रेड बिनी का, और यही इनका क्रिटिसिज्म का आधार भी बना, ठीक है भाई। क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर हम एक फील्ड में अच्छे और अगर सारे फील्ड में अच्छे तो फिर ऐसा नहीं होता ना कि हम किसी भी एक चीज में स्ट्रगल कर रहे होते। आपने भी देखा होगा, आपके खुद के अंदर भी ये चीज होगा, अगर किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को मैथ अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है भाई उसको म्यूजिक भी आता हो, उसको एसएसटी पढ़ना भी अच्छा लगता है ना। हम दूसरे फील्ड में स्ट्रगल करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज भी किया गया और इस थ्योरी को यहाँ पर नेग्लेक्ट किया गया। इसके बाद यहाँ पर आती है टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत, जिन्होंने इनको क्या किया भाई? क्रिटिसाइज किया और इनकी थ्योरी को मानने से इनकार किया। इस थ्योरी को दिया गया था चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा, ठीक है। 1904 में इस थ्योरी को दिया गया था चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा। इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि होती है ना उसमें सिर्फ एक जी फैक्टर नहीं होता, बल्कि इसमें इन्होंने 2 कारकों की बात करी। इन्होंने कहा कि एक जी फैक्टर तो होता ही है सब इंडिविजुअल के अंदर, लेकिन एक एस फैक्टर भी होता है। जी का मतलब होता है जनरल फैक्टर, दैट मीन सामान्य कारक।
ठीक है, कैसा? सामान्य कारक, जो कि हर इंडिविजुअल में होता ही होता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये जो एस है, जो कि आपका स्पेसिफिक फैक्टर है, जिसको विशिष्ट कारक यहाँ पर बोला गया, ये एक स्पेसिफिक फैक्टर है जो किसी भी इंडिविजुअल की एक तरीके से पहचान कराता है, भी कोई भी बंदा इस चीज से जाना जाता है। ठीक है, ये जो जनरल फैक्टर है ये यूनिवर्सल होता है, मतलब हर जगह हर इंडिविजुअल के अंदर होता है, और ये इनबोर्न होता है, मतलब कि क्या है, जन्मजात होता है। ठीक है, आपको इसके लिए कुछ भी करना नहीं है, ये जी फैक्टर हर इंसान के अंदर जन्मजात पाया जाता है, बाई बर्थ पाया जाता है। जबकि ये जो एस फैक्टर है ये बाई बर्थ नहीं होता, बल्कि इसको हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं, इसको हम सीखते हैं, और यू कैन से हम एक्वायर करते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, यानी कि इसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। जबकि ये क्या होता है कि सभी इंडिविजुअल के अंदर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम करें, जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली आपको पता है कि क्रिकेट के लिए वो जाने जाते हैं विराट कोहली, तो जो क्रिकेट है वो उनका क्या है, वो उनका एस फैक्टर है, भी स्पेसिफिक फैक्टर है जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी है और उनको जाना जाता है। तो ये जो एस फैक्टर है वो उनके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से वो जो है क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट अच्छा खेलते हैं तो अदर स्पोर्ट्स वो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते हैं। जो अदर स्पोर्ट्स है वो भी वो हल्का फुल्का खेल लेते होंगे, वॉलीबॉल खेल लेते होंगे, टेनिस खेल लेते होंगे, तो वो किसकी वजह से होता है, वो इस जी फैक्टर की वजह से होता है, जो कि हर इंडिविजुअल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो जो भी आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो अदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, उसके लिए जी फैक्टर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो विशिष्ट जिसकी वजह से आप जाने जाते हो वो क्या है, आपका एस फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे कोई भी मान लीजिए कोई सर्जन है, ठीक है, कोई सर्जन है, अब पता है भाई सर्जन में करने, भाई सर्जरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज पर मास्टरी हासिल करने, आपने बहुत सारी स्किल यहाँ पर एक्वायर करी है, तभी आप सर्जन यहाँ पर बन सकते हो, आप सर्जरी कर सकते हो, कोई भी एरा नहीं कर सकता है। तो वो क्या है, आपका एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर। कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, कोई लता मंगेशकर जी थे, वो अपनी गायकी के लिए जाने जाते थे, तो वो क्या था, उनका ये एस फैक्टर था। ओके, तो ये चीज ध्यान में रखना, इन्होंने दो फैक्टर की बात करी, एक जी फैक्टर तो होता ही है सबके अंदर, लेकिन एक एस फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो एक तरीके से पहचान दिलाता है, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो जाना चाहता है। तो इन्होंने दो फैक्टर की बात करी है, जी एंड एस, चार्ल्स स्पीयरमैन ने। ओके, बाद में इनको भी क्या किया, इन्होंने क्रिटिसाइज किया, किन्होंने, जब हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी आई, बहुकारक सिद्धांत जब हमारा आया, जो कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक का नाम से ही आपको एकदम से आ जाता है, भाई सीडीपी में हम इनके बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है, आगे भी आप बहुत बार पढ़ोगे। तो थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने जो स्पीयरमैन की जी और एस फैक्टर थ्योरी थी, ठीक है, जो टू फैक्टर थ्योरी थी, इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है भाई, कोई भी जी और एस फैक्टर सिर्फ दो कारकों से हमारी बुद्धि जो है वो नहीं बनी होती है, बल्कि ये क्या क्या कहते हैं भाई, मल्टी फैक्टर्स होती है। हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो किससे मिलकर के बनी होती है, मल्टी फैक्टर से। बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है, बहु कारक होते हैं, जो कि कैसे होते हैं भाई, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, और कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इन कारकों से हमारी बुद्धि जो है वो बनी है, ऐसा कहना है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का अपनी मल्टीफैक्टर थ्योरी में। ठीक है, अब इन्होंने जो है इंटेलिजेंस के कुछ टाइप्स बताए हैं, तीन टाइप्स की हम बात करते हैं, एक कंक्रीट इंटेलिजेंस, एक एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एंड थर्ड वन इज सोशल इंटेलिजेंस। ये होते क्या है, इसको समझ लीजिए। कंक्रीट, मूर्त अमूर्त के, ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा, मूर्त और अमूर्त क्या होता है, नहीं हो पता है फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। कंक्रीट का मतलब क्या है, कंक्रीट का मतलब ये है कि जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके साथ आप खुद एक्सपीरियंस करते हो, जिनके साथ आप खुद जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे होते हो, जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो होता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जो फिजिकली आपके सामने, जिनको आप अपने सेंसेस के थ्रू क्या करते हो, एक्सप्लोर करते हो, जिनको आप देख सकते हो, आप उनको फील कर सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो। ऐसे ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको आप जो है एक्सप्लोर करके चीजों को लर्न कर रहे होते हो, वो आपके इसके अंदर आता है, कंक्रीट इंटेलिजेंस के अंदर। लेकिन जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, अमूर्त की, दैट मीन्स हम आप ऐसी चीजों के साथ डील करते हो जैसे आप थिंकिंग करते हो, ठीक है, आप आइडियाज को सोच रहे हो, आप उनको जैसे अपने दिमाग का इस्तेमाल लगाते हुए, जो आपके सामने है नहीं बट आप हाइपोथेटिकली सोच रहे होते हो कि क्या हो, ऐसा हो, तो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल लगाते हुए बहुत टाइम आगे जाकर के आप चीजों को सोचते हो। तो ये जो सोचना है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ठीक है, ये क्या है, आपकी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, तो जो चीज आपके सामने प्रेजेंट हो, जिसके थ्रू आप चीजों को कर रहे हो, वो आपका कंक्रीट इंटेलिजेंस है।
और जो आप अपने आइडियाज का इस्तेमाल लगा रहे हो, आप बहुत बढ़ चढ़ करके आगे जाकर के चीजों को सोच रहे हो, जैसे आपका जो पियाजे का फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था ना, उसमें हम कर रहे थे, तो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। इसके अलावा सोशल इंटेलिजेंस की बात करें तो सोशल रिलेशनशिप इसमें आ जाते हैं। भाई आप जो है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही तो है एक तरीके से, जब आप लोगों से फेमिलियर होते हो, आप उनके साथ रिलेशन बनाते हो, सोसाइटी में जाते हो, ठीक है, तो वो क्या है, सोशल रिलेशन आपका सोशल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की बुद्धि है जिसके बारे में थॉर्नडाइक ने बात करी है। इसके अलावा 4 एट्रीब्यूट्स भी बताए हैं उन्होंने इंटेलिजेंस के, ये सब आपको करना है, लीव नहीं करना है, ठीक है। 4 एट्रीब्यूट्स कह लीजिए या फिर 4 पहलुओं की बात करी है, ठीक है। बुद्धि के 4 पहलू की यहां पर बात करी है, जो कि आपके कौन से है, लेवल, रेंज, एरिया एंड स्पीड। ओके, इनको समझिए अच्छे से क्या होता है, बिकॉज क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए लेवल की बात करें तो लेवल का मतलब क्या है कि टास्क डिफिकल्टी। भाई ऐसे होता है ना, जैसे आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए है ना, एक तो लेवल कैसा होता है, भाई आपसे पूछा जाए इजी लेवल के कुछ क्वेश्चन दे दिए, फिर आपसे मीडियम लेवल के कुछ क्वेश्चन दे दिए, फिर आपसे डिफिकल्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए, ठीक है, फिर आपसे मिसलेनियस कैटेगरी के क्वेश्चंस यहाँ पर दे दिए। आपको पता है भाई इजी वाले तो बहुत आसान होते हैं, मीडियम वाले थोड़े इजी भी होते हैं, हल्के फुल्के हार्ड भी होते हैं, ये डिफिकल्ट वाले हार्ड होते हैं, और मिसलेनियस वाले तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके आप चीजों को करते हो। तो ये सभी क्या है, आपके लेवल से ही तो है, ठीक है, पहले सिंपल, फिर उससे ज्यादा हार्ड, फिर उससे ज्यादा हार्ड, और फिर मिसलेनियस। तो ये क्या है, लेवल है। तो आपको जो टास्क दिए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेवल, ठीक है, वो क्या है आपका डिफिकल्टी लेवल अकॉर्डिंग टू, तो वो क्या है आपके लेवल है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चारों के चारों पॉइंट यहाँ पर क्लियर करूंगी, बस एक बार सुन लो मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो टास्क की डिफिकल्टी लेवल देखा जाता है कि आप किस डिफिकल्टी के अंदर क्वेश्चंस जो है बच्चे को प्रोवाइड कर रहे हो, आप टास्क आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आती है रेंज। रेंज का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टास्क एट आर डिफिकल्टी लेवल, ठीक है, मतलब कि सिंपल लेवल के बच्चे कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, मीडियम के बच्चे कितने सोल्व कर पा रहे हैं, डिफिकल्टी के बच्चे कितने सोल्व कर पा रहे हैं। लेट्स से कि डिफिकल्टी लेवल है, उसके 10 क्वेश्चन दिए गए थे और वो 5 ही सोल्व कर सकता है, तो 5 क्या है, उसका रेंज है, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर कितने नंबर ऑफ टास्क बच्चा कर सकता है, ठीक है, वो क्या है, रेंज है। फिर आती है एरिया। एरिया का मतलब क्या है, आपको पता है एरिया क्या होता है, भाई जैसे आपका स्कूल है तो भाई वो स्कूल जितने स्पेस में फैला हुआ है वो उसका एरिया होता है, ठीक है। तो इस एरिया का मतलब क्या है कि किसी भी डिफिकल्टी लेवल में, किसी भी लेवल में कितने नंबर ऑफ सिचुएशन पे बच्चा रिस्पोंड कर पा रहा है, बच्चा प्रतिक्रिया कहां तक कर पा रहा है, ठीक है। ये नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन के थ्रू ऑप्शन दूंगी, आप मतलब एक एग्जांपल सेट करूंगी, उससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्पीड का मतलब क्या है कि टाइम के साथ आप कितनी फास्टली रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपको 10 मिनट दी गई थी तो आप 4 मिनट में खत्म कर दे रहे हो, आप 5 मिनट में खत्म कर दे रहे हो, आप 15 मिनट लगा रहे हो, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप कितना जल्दी टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हो, वो क्या है, स्पीड है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट से आपको यहाँ पर कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए थे, आपने क्वेश्चन किए 7, ठीक है, आपने क्वेश्चन कितने कर दिए जी, 7 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कर दिए, ठीक है। ये जो 10 क्वेश्चन है वो दिए गए थे लेट्स से मीडियम मीडियम डिफिकल्टी के दिए गए थे। तो ये जो मीडियम है ये तो हो गया क्या, लेवल, ये क्या हो गया यहाँ पर, लेवल हो गया, ठीक है। अब इसमें ये जो 7 क्वेश्चन 10 में से हुआ है इसको बोलेंगे रेंज, क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 क्वेश्चन करे हैं, अब ये सातों के सातों क्वेश्चन की भी तो कुछ कैटेगरी होती होगी, ठीक है। इसमें ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन है, ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स कितनी है, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स कितनी, इसमें एलजेब्रा के क्वेश्चंस कितने थे, ठीक है, लेट्स से मैथ्स के हैं, इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चंस यहाँ पर कितने थे, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये क्या है कि एरिया है, किसी भी डिफिकल्टी लेवल में आप जिस रेंज तक जा रहे हो उसमें आप एरिया कितना कवर कर रहे हो, सिर्फ एक ही लेवल तक आप नहीं जा रहे हो, इसमें आप ज्योमेट्री के भी कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसमें आप वर्ड प्रॉब्लम, अलजेब्रा एंड मल्टीपल चीज, ठीक है। तो ये क्या है आपका एरिया है, ठीक है। तो ये क्या है, एरिया है कि रेस्पॉन्ड टू नंबर ऑफ सिचुएशंस एट ए लेवल, कि आप किसी भी एक स्तर में कितने नंबर ऑफ, कितने प्रश्नों जो है, कितने जो सिचुएशन स्थिति है वहां तक आप प्रतिक्रिया कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये है आपका ये। इसके अलावा अगर स्पीड की बात करें तो लेट्स से कि आपने कितने टाइम में सॉल्व कर दिए, आपने ये 10 मिनट में सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी स्पीड है।
ओके, ये समझ में आई चीजें। तो आई थिंक आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज जो है समझ में आई होगी। तो ये जो है 4 एट्रीब्यूट्स है जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा अपनी मल्टी फैक्टर थ्योरी में यहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो है आपका एक और थ्योरी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, जो कि है थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, चलिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी है समूह कारक सिद्धांत है। किनके द्वारा दिया गया था? लुइस लियोन थर्स्टन के द्वारा ये जो है दिया गया था। आपको स्पेशली ये नाम याद होनी चाहिए कि कौन सी थ्योरी जो है वो किसने दी थी। ठीक है, तो लुइस लियोन थर्स्टन के द्वारा दी गई थी। इसमें इन्होंने कहा कि भाई जो स्पेयरमैन ने कहा था ना जी और एस फैक्टर, इन्होंने भी इस चीज को इग्नोर मारा कि भाई ऐसा नहीं होता है, कोई जी और एस फैक्टर नहीं होता, बल्कि हमारी जो बुद्धि होती है वो क्या है, बेसिकली एबिलिटीज होती है, योग्यताएं होती है। ठीक है, क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज होती है, योग्यताओं का समूह होता है। ठीक है, क्लस्टर में, क्लस्टर होता है ना गुच्छे टाइप में, तो क्या है, हमारी बुद्धि योग्यताओं का समूह होता है। ठीक है, और ये जो योग्यताएं होती है, ये जो क्लस्टर है वो सारे क्या होते हैं भाई, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और ये जो क्लस्टर ऑफ मेंटल एबिलिटीज है, इन्होंने किसका नाम दिया? इन्होंने एक नाम दिया, क्या? प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। और जब आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किसने दी है, तो थर्स्टन ने दी है। ये पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली थर्स्टन याद करेंगे चलेगा। ठीक है, तो इन्होंने कितनी मेंटल एबिलिटीज की बात करी है? तो 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं की बात करी है। आपसे अगर ये भी पूछा जा सकता है, इस थ्योरी को ये भी बोलते हैं थ्योरीज ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ठीक है, तो ध्यान देना, थर्स्टन बात करते हैं इसके बारे में। तो ये कहता है भाई ग्रुप्स में होती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी यहाँ पर पड़ा। इसके अंदर ये सातों के सातों नाम आपको याद होने चाहिए, होते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या इसमें? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, और यू कैन से मौखिक समझ। ठीक है, मौखिक समझ। अब वर्बल का पता है भाई, जब आप समझते हो किसी भी चीज को, बोलने की बात हो रही है। ठीक है, तो जब आप बोल करके किसी को कुछ समझा रहे हो, या फिर अगर आप कोई आर्टिकल जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, तो उसको आप जब बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पा रहे हो, उसका सार निकाल पा रहे हो, ठीक है, वो क्या है आपका? वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। किसी भी चीज का आइडिया निकालना, उसको समझना, वर्बली आप किसी से बात कर रहे हो तो उसको अच्छे से समझा देना, उसकी बात को समझ लेना, तो वो वर्बल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आता है। ठीक है, तो ये जितनी भी एबिलिटीज है ना, जैसे ये वाली एबिलिटी क्या है, आपको इसमें हेल्प करती है कि आप कैसे अपनी बात को रख रहे हो, आप दूसरों की बात कैसे अच्छे से समझ रहे हो। सेकंड नंबर पर आता है वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाह। ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी मतलब शब्द प्रवाह, कि आप किसी भी जैसे कितने समय में आप अपने वर्ड्स जो है बहुत अच्छी तरीके से फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, और बिल्कुल सटीकता के साथ बोल पा रहे हैं, एक्यूरेट बोल पा रहे हैं, आप कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है आपकी वर्ड फ्लुएंसी होती है। ठीक है, मतलब बातचीत का होता है भाई, आप कितने शब्द अच्छे से बोल पा रहे हो, तो ये आपकी ये एबिलिटीज होती है। थर्ड है न्यूमेरिकल एबिलिटीज। ठीक है, मतलब संख्यात्मक योग्यताएं। और ये सिंपल से बात है, जब हम न्यूमेरिकल एबिलिटीज की बात करते हैं, मतलब आप जब वर्ड्स नहीं, डिजिट्स की बात हो रही है। ठीक है, जब आप डिजिट्स के साथ अच्छे से प्ले कर सकते हो, दैट मीन्स मतलब प्लस माइनस ये सारी चीजें है ना, नंबर्स के साथ अच्छे से आप डील कर पाते हो। अगर आपसे कोई कहे कि भाई 32 इंटू 2 कितना होता है, तो आप फटाफट से, ये जो एबिलिटी आपको हेल्प करेगी, 32 इंटू 2 कितना होता है, फटाफट से मल्टीप्लाई करके उनको बता देते हो। तो ये क्या है आपका? न्यूमेरिकल एबिलिटीज होती है। इसके अलावा है स्पेशल विजुअलाइजेशन है। ठीक है, स्थानिक क्षमता होती है, स्थानिक क्षमता। ठीक है, ये भी लिख देती हूँ, शब्द प्रवाह, शब्द प्रवाह। और ये होती है संख्यात्मक क्षमता। ओके, चारों लिख दिए मैंने। स्पेशल विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? स्पेस को आप कैसे देख रहे हो, आपके पास कोई स्पेस है, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं है ना, उनको एक ग्राउंड टाइप दे दिया जाता है, एक जमीन टाइप दे दी जाता है, फिर उनको बोला जाता है भाई आप इसमें ऐसे ऐसे मुझे चीजें चाहिए, आप कैसे बनाओगे इसमें बताओ। फिर वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ये जो स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, ये भी हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि छोटी सी जगह है, इतने गज का ये प्लॉट है, इसमें हम किस तरीके से 2 स्टोरी 3 स्टोरी बना देंगे, यहाँ पर हम ये लगाएंगे, वहां पर हम बालकनी लगाएंगे, ये ऐसे करके। तो ये हर किसी के बस के। तो ये क्या है? स्पेशल विजुअलाइजेशन है, कि आप किसी भी जगह को कैसे परसीव करते हो, फिर आप करते हो सारी चीजों। जैसे कोई मूर्तिकार है, आप छोटा सा जो पत्थर का टुकड़ा, उसमें वो आंख नाक कान सब बना देते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? स्पेशल विजुअलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ध्यान देना। इसके अलावा जो 5th नंबर पर है आपकी, वो है परसेप्चुअल स्पीड, अवधारणात्मक गति,
ठीक है। परसेप्चुअल स्पीड मीन्स अवधारणात्मक गति, मीन्स आपके सामने कोई चीजें है जिसको आप देख रहे हो और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। जैसे आप इसको ऐसे समझेंगे कि ऐसे होता था ना, करते थे भाई, दो सेम सेम पिक्चर आपको दे दी जाती थी, उसमें कुछ डिफरेंस होते थे, हल्के से बहुत माइनर डिफरेंस होते थे, और आपसे कहा जाता था कि कोई भी 5 जो गलतियां हैं वो आप छांटिए। ठीक है, ऐसे देते थे ना हमें आइडेंटिकल पिक्चर्स बिल्कुल। तो वो क्या है, आपकी परसेप्चुअल ये जो एबिलिटीज है वो उसमें हेल्प करती थी कि आप देख करके कितनी अच्छी तरीके से समझ जाते हो। ठीक है, तो फिर आप बहुत बारीकी से देख करके आप वो 5 डिफरेंस यहाँ पर स्पोर्ट करते थे। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी परसेप्चुअल स्पीड है कि आप देख करके किस तरीके से समझ लगा रहे हो आप। उसके बाद आता है इंडक्टिव रीजनिंग। रीजनिंग ऑब्वियसली बात है, तर्क करना होता है कि आप कैसे तर्क कर रहे हो। जैसे हम रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ डिजिट्स यहाँ पर दे दिए जाते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर पूछ ली जाती है, तो आप जो तर्क लगा रहे हो, जो आप रीजनिंग लगा रहे हो, वो आपका ये एबिलिटीज होती है। ठीक है, तो रीजनिंग के आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, फिगर में पूछ लिया जाता है कि कौन सा फिगर अब नेक्स्ट आएगा, तो ये क्या है, इससे आपको हेल्प होती है। ठीक है, इसके बाद है मेमोरी। मेमोरी पता है भाई, जब आप डेटा को स्टोर करते हो, कुछ चीज आपके साथ हो रही है, आप कोई चीज सुन रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो आप उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करते हो। कोई शॉर्ट टाइम के लिए स्टोर होता है, कोई लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर स्टोर होता है, तो वो क्या है, आपका मेमोरी है। ओके, सो ये आपको उसमें हेल्प करती है। तो ये क्या है भाई, कुछ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, क्षमताएं हैं, ठीक है, जो कि आपकी कोग्निटिव एबिलिटीज को कहीं ना कहीं डिसाइड करती हैं। और ये इनके बारे में कौन बात करते हैं, थर्स्टन यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ये 4 हमने यहाँ पर थ्योरीज करी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट थ्योरी में, जो कि हमारी 2 से 3 थ्योरी में आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगे, और 2 से 3 वीडियो में आपको ये टॉपिक में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लंबा बहुत टॉपिक है और एक वर्णन की थ्योरी हमें नई तरीके से यहाँ पर करनी है। ओके जी, चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप सभी लोग उसमें भी विजिट करके जो क्लासेस हैं उनको भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।